नमस्कार साथियों, मैं लूधी कृष्णा राष्ट्रवादी इस समय कटनी जिले के बोहरी बंद में हूँ। लगातार हम लोगों का सर्वे चल रहा है और बोहरी बंद विधानसभा को लेकर के अगर देखा जाए जिस तरीके से हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ से खबरें आ रही हैं और देखा जाए जो आम जनता का दुख है वो भी सामने निकल के आ रहा है। किस तरीके से ये पूरा जो बोहरी बंद विधानसभा है, किस तरीके से जल की वजह से कितना परेशान है, या बिजली की बात करें, अभी जो गाँव में गए थे वहाँ पर कोई भी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे, चाहे कभी कभी एक डेढ़ साल हो जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर के। और चलिए कुछ और हमारे साथ में कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या और समस्याएं लग रही हैं और क्या जो लोग बोल रहे हैं जो यहाँ पर बिजली की समस्या या पानी की समस्या वो वाकई में है या नहीं। क्या लगता है आपको? ऐसा पानी की तो बहुत समस्या है यहाँ पर। हाँ, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे खेत के लिए पानी हो। जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि 5 तारीख के पहले जो हालात थे यहाँ पर, अगर पानी नहीं गिरता तो शायद यहाँ पे किसानों के यहाँ पे कुछ भी अनाज नहीं आ सकता था। तो सबसे बड़ी समस्या अगर कहा जाए तो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो पानी को लेकर है, और विशेष करके खेतों पे पानी नहीं है। और जैसे कि अभी ये गर्मियों का सीज़न चालू होता है तो यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे जो पानी पीने की व्यवस्था है, यहाँ से हमारे यहाँ की माताएं बहनें 1 किलोमीटर दूर तक जाती हैं पानी लेने के लिए और वहाँ से लेके आते हैं। और नहीं, कुछ लोग सुबह से गाड़ियों में अपने गुम्मे वगैरह लेके, डिब्बे लेके जाते हैं जो दूर है, वहाँ से पानी लेके आते हैं। बहुत समस्या है यहाँ पे पानी की विशेष करके। हाँ, और जो बिजली की यहाँ की व्यवस्था कैसी है? अगर दूसरा आ जाए बिजली और पानी, फिर उसके बाद में रोजगार, उसके बारे में क्या है? जैसे कि सर बिजली की बात करें तो गांव के लिए तो साहब पर्याप्त मात्रा में हम कहें तो, लेकिन वो घर के लिए ठीक है। जैसे खेतों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ से समथिंग हम लोग कम से कम 5000 फीट तक वायर को बिछा के रखे यहाँ से ट्रांसफार्मरों से, और वहाँ खेत पे ले जाने के लिए, और ज़्यादा ही पड़ती है ना। और कहना चाहिए कि छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर जो योजनाएं चली थी यहाँ पे, उन योजनाओं का यहाँ पे लाभ नहीं मिल पाया है किसानों को। तो आज बहुत गंभीर समस्या के साथ ये पूरा गांव जो है परेशान है, विशेष करके पानी और बिजली के नाम से। हाँ। तो क्या लगता है क्षेत्र इनको लेकर के जो देखे जाए, बिजली और पानी को लेकर के क्या लगता है, या पूरे क्षेत्र की हम बात करें तो है ऐसा? जी सर, इस क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हो रहा है जी। यहाँ बिजली पानी और से बीजेपी की सरकार में ये चपरासी से लेके और कलेक्टर तक पैसा खा रहा है। रिश्वतखोरी ज़्यादा है बीजेपी की सरकार में। जी सर जी। आप जैसे मैं आपको एक बात और बता दूं थोड़ा सा, अगर आपने, अब तो रात का समय है, जैसा कि आप अब ये देख पा रहे हैं, समस्या जो सबसे बड़ी गंभीर है, ये पूरी केबल जितनी भी लाइट की है, यहाँ तक कोई भी लीडों पे करंट नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर जो आप यहाँ सामने देखे जो लाइट जल रही है, ये लाइट जो जल रही है वो ट्रांसफार्मर से खुद उपभोक्ता अपने खुद ने वायर खींचा है, वहाँ से लेके यहाँ तक आया है। कई बार बिजली विभाग को जानकारी दी गई, मुहैया कराई गई, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इन लीडों में कोई करंट नहीं आता है। आप जैसे इसको आप थोड़ा सा अगर अपना कैमरा घुमा के देखें तो ये खंभों में करंट का भी डर रहता है। खुद को करना पड़ेगा। हाँ, ये अपनी तो खुद की सुरक्षा है ये। मतलब घटनाएं कुछ घट जाती हैं। अभी जैसे एग्जाम चल रहे हैं, अगर कोई समस्या आ जाती है ट्रांसफार्मर पे तो सबकी लाइट गोल हो जाएगी, और फिर वहाँ उतनी ही रात को जाना पड़ेगा सुधारने के लिए। हाँ। चलिए, ये देखिए कि इस समय चुनावी माहौल है, 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो चुनावों को लेकर के क्या है कि मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहेगी, यानी बीजेपी की सरकार रहेगी, या कांग्रेस की सरकार रहेगी? सर हम लोगों को तो, मैं पूरे मध्य प्रदेश की तो ना कहूँ, अगर मेरी खुद की जो विधानसभा है यहाँ पर, हमारा तो यहाँ पे यही मानना है कि जो भी विधायक, जो भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ पे चुन के आएगा, हमारी सबसे पहली मांग है कि पानी को लेकर, कि जो हमारे क्षेत्र में पानी देगा वोट उसको जाएगा पहली। और मैं एक बात और बता दूं कि शायद जहां तक हमको जानकारी है, क्योंकि उम्र तो अभी हम लोगों की 29 साल है, 1947 के बाद से हमारी विशेष बात करूं तो मैं अपनी रीठी की, यहाँ पे 56 पंचायतें हैं। इन 56 पंचायतों में से एक भी कैंडिडेट विधायक के रूप से हमारे यहाँ पे नहीं निकला है। जो भी विधायक अभी तक बने हैं वो सब लोग बाहर से बने हैं। हाँ, तो इस बार हम लोग क्षेत्र के विशेष पे चलेंगे, क्षेत्रीय प्रत्याशी को मांग करेंगे, और जो भी हमारे क्षेत्र, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो। इतना समय से आपने इन चीज़ों को देख लिया है। हाँ जी। और अगर जो भी पार्टी हमारे क्षेत्र के विधायक को टिकट देती है,
हम उसके साथ रहेंगे। उसके पीछे भी साहब कुछ रीज़न है। क्या होता है साहब कि अगर हम जैसे खेत की बात करते हैं तो हमारी खेत की जो समस्या, जो हमारे गांव की समस्या है, उसको समझने के लिए कौन होगा? जो सर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जिसको कहने का मतलब ये कि जिसको अनुभव होगा कि हमारे खेत पे पानी कितनी मात्रा पे लगाना है, किस तरीके से मेड़ बांधना है। तो उस व्यक्ति को अगर हम विधायक बनाएंगे तो वो हमारी समस्या को सुनेगा। और अगर हम उस व्यक्ति को बना दें जो जिसको मतलब जिसने कभी खेत देखा ही ना हो, कभी खेत पे गया ना हो, उसको क्या अनुभव की तकलीफ क्या होती है किसान की, बिजली की क्या तकलीफ होती है। अभी अपन 5 महीने से अब सरकार घूम रही है, ठीक है, अभी अटकी है उनकी, और अभी बिसर गई सो फिर भूल गए सब, है कि नहीं? होता ही नहीं, यही हमारी समस्या है। तो क्या लगता है जो क्षेत्र में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अगर क्षेत्रीय लोगों की, नेताओं की बात करूं या क्षेत्रीय लोगों की बात करूं, तो इस समय कौन मेहनत कर रहा है और किस तरफ जनता जाने का रुख है? अभी सर हम जैसे बात करें तो अभी हमारे यहाँ पे ओबीसी महासभा से राकेश भाई साहब हैं। इस समय उन्होंने मतलब बात घूमने की नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो आज तक आवाज़ उठाई है, चाहे वो ओबीसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे मध्य प्रदेश में जैसे ओबीसी जनसंख्या हमारी, उसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। 53% से लेकर आज हम लोग मांग कर रहे हैं 53% की। तो कोई अगर मुद्दा उठा के रखा तो राकेश भैया ने उठा के रखा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो व्यक्ति पूरे प्रदेश के बारे में सोच सकता है, और जब वो हमारे यहाँ का अगर विधायक बन जाता है तो वो हमारी विधानसभा को किस तरीके से बना के रखेगा, ये आप खुद है उसके लिए मनोविज्ञान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये कि अगर वो बन जाते हैं क्षेत्र में तो आपका वो सही तरीके से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ की जो आम जनता की क्या राय है, क्या लगता है आपको? हाँ, हम आप घूमते होंगे, आप क्षेत्र में जाते होंगे, तो क्या लगता है आपको? यहाँ पे सर जैसे कि भी हम लोग देख रहे हैं तो जहाँ तक हमारी जो युवाओं की सोच है, सभी युवाओं के दिलों में राकेश भैया ने राज करके रखा है। और राज उन्होंने अपने उससे जो उनकी सोच है, जो आगे का वो भविष्य चाहते हैं, जो हमारे युवा आजकल जो बेरोजगार भाग रहे हैं, हमारे यहाँ पे साहब जैसे 14% का आरक्षण अभी शायद हमको ओबीसी में मिल रहा है, और हम सही तरीके से 8% यूज़ कर पा रहे हैं। अगर वो जब आके 52% में हो जाएगा साहब, तो 100 में से 52 लड़के जब हमारी कास्ट के हो जाएंगे ओबीसी से, तो उसका सर रोजगार भी बढ़ जाएगा, हमारे गांव में तरक्कियां बढ़ जाएंगी, हमारे प्रदेश में तरक्कियां बढ़ जाएंगी। तो वो सर भविष्य तो कुछ और अलग कल्चर होगा साहब। हाँ, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 52% है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को छुपाई बैठी है। अभी आप जैसे जातिगत जनगणना की तरफ पहुंच रहे हैं, तो बिहार में जातिगत जनगणना के लिए जैसे ही शुरुआत की तो कहीं ना कहीं कथित जो उच्च जाति आती है उन्होंने उसको रोक लगाया। पहले हाई कोर्ट में, जब हाई कोर्ट में उसको नेगलेक्ट कर दिया गया तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन आज वो मामला पेंडिंग है। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी जातिगत जनगणना से भाग रही है? तो क्यों भाग रही है? हाँ, इसके पीछे भी साहब मेरे को जहाँ तक मेरा खुद का सोच है, क्योंकि ज़्यादा राजनीति तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैं मान लूँ सर, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे पूरे देश की तो मेरे को उतना अनुभव नहीं है, मैं अपने मध्य प्रदेश में शायद ST SC OBC मिला के हम लोग 89% या 83% पे जाते हैं, और बाकी का जो बचा है वो जनरल कैटेगरी में जाता है। तो सर हम लोगों की मांग है, और विशेषकर उसी काम पे राकेश भैया लोग जो आंदोलन करते हैं ओबीसी महासभा से, उन लोगों की सिर्फ यही मांग है, आप जातिगत जनगणना कराइए भाई, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी मिले, उतनी हिस्सेदारी मिलेगी तो हमारा जो समाज है, जो हमारी ओबीसी जाति है, उनको उतना रोजगार मिलेगा, उतने उससे नेता निकल के आए, चाहे पर वो ग्राम पंचायत, मतलब सर 0 लेवल से लेकेंगे तो ऊपर तक देखेंगे, सब जगह हमारी हिस्सेदारी होगी। और जब हमारी हिस्सेदारी अच्छी होगी, हमारे लोग होंगे, तो सब विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या ये युवाओं में इस तरीके की विचारधारा इस समय पनप रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलता है ऐसे ही कि इन चीज़ों के बारे में भी अब युवा सोचने लगा है। बिल्कुल साहब, जैसे हम बता दें कि आज से 5 साल पहले तक हमको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, कि हमको ये भी पता नहीं था कि हमारी मतलब हम लोग कितने % लोग हैं, और हमको ये वास्तविक तो ये बताने वाला कोई नहीं था कि हम लोग जैसे ओबीसी में हैं। पहले हमको ये चलाते थे कि ये विश्वकर्मा है, और ये वर्मन है, ये रजक है, मतलब ये हम लोग को पहले मतभेद चलाते थे। लेकिन अब हमारा युवा जानने लगा कि हमारी कोई जाति सिर्फ हम लोग ओबीसी से, बाकी तो उपजाति हैं साहब। हम लोग आज जो लड़ रहे हैं वो चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे यादव हो, चाहे रजक हो, चाहे बर्मन हो, इन सब के लिए लड़ रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है साहब। तो मतलब इसका ये आता है कि जाति नहीं, जमात में लोग एकत्रित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके से अगर संगठन बनता है या लोग जागरूक होते हैं तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर ऐसा बदलाव जैसे होगा, जिस समय जिस दिन ये बदलाव हो जाएगा, उस दिन सर प्रदेश नहीं पूरे देश की जो मतलब
एक विकास है वो एक अलग दिखने लगेगा हम लोगों का, कास्ट का, ओबीसी का, एसटी एससी का। तो क्या लगता है जैसे क्षेत्र में अगर जाते हैं तो क्या लगता है कि ओबीसी के आज वर्तमान स्थिति की बात करूं तो कैसी स्थिति देखने को मिलती है? अभी तो सर अगर मैं आपको वास्तविकता से अगर हम लोग परे कराए तो ओबीसी की ऐसी परिस्थिति है साहब, जैसे मैं खड़ा हूँ साहब, भगवान की कृपा से हम लोगों के पास थोड़ा बहुत जो भी ज़मीन है, लेकिन हम लोगों को उतने लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं जिससे कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकें। सुविधाएं भी उतनी उपलब्ध नहीं हैं और हम लोगों के साथ जो भी होता है तो सर पक्षपात वाली राजनीति होती है अपने ओबीसी एसटी एससी के साथ में। हमेशा झूठे वादे किए जाते हैं, 5 साल तक उनके साथ में खिलवाड़ किया जाता है। जब चुनाव का समय आएगा फिर हम लोग हमारे बीच में आ जाएंगे, थोड़ा सा काम करा जाएंगे और बस इतने के बाद वोट लेके फिर 5 साल तक देखने नहीं आते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल, अगर इसके पीछे जो पिछड़ेपन की बात करूं कि जिसमें जहां दलित पिछड़ा जो या ओबीसी की बात करूं, ये पिछड़ा क्यों, क्या कारण निकल के आता है कि ये इस वजह से पिछड़ा है? क्योंकि सर क्या है जो इसके पहले जो राजनीति थी साहब, राजनीति में हमारे लोग नहीं थे, हमको सिखाने वाला कोई था ही नहीं, उंगली पकड़ के चलाने वाला भी नहीं था। किसी ने हमको आज तक ये नहीं बताया कि हम लोग अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करें। हमको सिर्फ ऐसा यूज़ किया जाता है साहब जैसे कहीं पे जय श्री राम के नारे लगाना हो। मतलब कल के दिन कभी आज तक किसी ने मतलब आज तक जहाँ तक मैंने देखा है कभी ये समझ में नहीं आया कि किसी विधायक का लड़का किसी दंगे में मिला, किसी मिनिस्टर का लड़का कहीं पे धरना पे बैठा हो। ऐसे कामों पे नहीं मिलेंगे। जहाँ पे दंगे की बात होगी साहब वहाँ पे किसान का लड़का मिलेगा और हर बार हमको हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसा के और वो कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पटेल। सुरेंद्र पटेल। पटेल यानी कि यहाँ पर पटेल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर हम लोग लोधी, मतलब हम लोग ओबीसी पिछड़ा वर्ग से। लेकिन लोधी की बात करें और पटेल यहाँ पर चलो लगता है जी जी। तो लोधी की तो राजनीति ही हिंदुत्व से शुरुआत होती है। आप जयकारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति उसकी जयकारों से स्टार्ट हुई है। तो क्या, और जो आप अभाव की बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे हमको कोई समझाने वाला नहीं था, जबकि एक तरफ हमारे अगर महापुरुषों की बात करें तो उन्होंने चाहे अगर देखा जाए बुद्ध से लेकर के, अगर कबीर से लेकर के और वर्तमान में ललित सिंह यादव और उस तरीके से महापुरुष रहे हैं जिन्होंने लोगों ने ओबीसी की या दलित पिछड़े की बात की है। तो वर्तमान में क्या अभाव देख रहे हैं नेताओं में? क्या ऐसी मानसिकता नहीं है कि वो अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते तो शायद ओबीसी समाज एक अलग कहीं पर खड़ा होता? बिल्कुल सर, अगर हमारे जो नेता हैं जो भी कुछ जो भी हैं, अगर ये लोग हमारी इस विचारधारा को लेकर चलते तो शायद आज हमारी चाहे विधानसभा की बात हो चाहे हम पढ़ाई किसी भी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे हमारे वर्ग के लोग होते। जहाँ तक अभी तक हम लोग देखते हैं कहीं भी जाएंगे साहब शर्मा मिलेंगे, जानवर के जो भी मिलते हैं साहब, मैं किसी को वो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो आके आज जा रही है वो सबसे ज़्यादा झेलने को पड़ रही है हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी वालों को साहब। हमारे यहाँ पे कुछ युवा हैं, बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, 80-80 नंबर लेके आ रहा है 100 में से, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा उनका। और बेचारे सर वो अब ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे? वो तो ऐसे में आतंकवाद के लिए बढ़ावा होता है ना, सीधी सी बात सर, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। AWS चला सर, वहाँ से लोग बड़े बड़े लोग भी AWS के माध्यम से कम के उसमें घुस जाते हैं। आप कह रहे हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए उन लोगों ने संगठन तैयार किए हैं, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, RSS, तमाम हिंदू के 100-150 संगठन हैं, तो उसमें जाके अपनी सेवाएं देंगे बिल्कुल और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू का पूरे विश्व में विश्वगुरु बनाएंगे। नहीं सर, अब ऐसा नहीं है। अब हमारा जो युवा है जागने लगा है, उस चीज़ को समझने लगा है कि जयकार, सर जयकार ठीक है, आस्था बना के रखिए, मैं विरोध नहीं करूँगा, जयकारा है बना के रखिए, लेकिन जो वास्तविकता का जयकारा है हमारे जीवन के लिए, जिससे मतलब आज जो हम लोग खड़े हैं, ये कोई मुझे जहाँ तक शायद लगता है कि किसी ग्रंथ या किसी उससे ने हमको जो भी मिला है वो हमारे संविधान से मिला है। बाबा साहेब के जो लिखा हुआ संविधान है उसके माध्यम से आज हम सब लोग समान खड़े हुए हैं, बात कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि युवाओं को अब वो चीज़ भी समझ में आने लगी कि हमको क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ पे ज़्यादा रुख बढ़ाना है, फिर जयकारे किसके ज़्यादा लगाने हैं, कितनी मात्रा पे जयकारे लगाना है, किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है। अब खुद इस चीज़ पे थोड़ा हमारे जो युवा है वो उस चीज़ पे जागरूक हो गए हैं। चलिए, आप देखिए कि गाँव में यदि अगर इतना युवा जाग जाता है,
अगर वो ओबीसी की बात करने लग जाता है, वो जाति नहीं जमात की तरफ जाने लग जाता है, तो सोचिए कि इस समय ये जो अगर बाइट जाएगी निकल करके और ये वायरल होगी तो सोचिए कितने लोगों के पेट में दर्द होने वाला है कि एक गांव का युवा भी इस समय समझने लगा है कि किस तरीके से जो ओबीसी समाज है या दलित पिछड़ा समाज है उसको किस तरीके से पीछे रखा गया है। चाहे इसमें जो जातियाँ थी 3743 जातियों में मिलकर के जो ओबीसी समाज बना था, आज वो कहाँ खड़ा है। और कई बार आपने देखा होगा कि वर्तमान में आवाज़ भी उठती हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और लगातार आप देखेंगे कि जातिगत जनगणना की भी मांग उठ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के साथ भी कहीं ना कहीं घालमेल चल रहा है और उसको कराने की कोशिश नहीं की जा रही। लेकिन गाँव से इस तरीके से अगर युवा निकल के आएंगे तो लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है। और ये जो हवा बह रही है, क्योंकि आप कितने समय तक किसी भी जाति को या किस तरीके से कब तक ठग सकते हैं, और वो चीज़ों को जब वो संख्या जब निकल के आती है कि आपकी हिस्सेदारी कहाँ है, आपकी चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, या फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें आपकी हिस्सेदारी कहाँ है, तो तब युवा सोचता है और एक बार अपने ब्रेन पर जोर देता है, चिंतन करता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। और यदि यही स्थिति 10 साल तक या 15 साल तक चलती रही तो आज हमारे पास में जो ज़मीन है, जो कुछ आज हम बोल रहे हैं कि कुछ ज़मीन है हमारे पास, उससे खेती कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम क्या बनकर रह जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसी ज़मीन में एक मजदूर बनकर रह जाएं। तो देखा जाए तो इस तरीके की जागरूकता पहली बार शायद मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक बोहरीबंद ऐसे इलाके में खड़ा हूँ जहाँ पर लाइट नहीं है, पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए और इस तरीके की विचारधारा अगर सामने युवाओं को देखने को मिलती है तो ज़रूर परिवर्तन आएगा। साथियों, आप लगातार इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और यहाँ की जो खबरें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता आते हैं और लूट कर जा रहे हैं, और जो स्थिति है ऐसी की ऐसी ही बनी है। और लगातार जो बुजुर्गों ने ये स्थिति देखी, फिर उसके बाद में जो कुछ उनसे कम आयु के हुए उन्होंने ये स्थिति देखी, और आज जो युवा हैं वो भी स्थिति देख रहे हैं। आज जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसी स्थिति से जूझ रहे हैं कि तारों में करंट नहीं है, कहीं पर ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, कहीं पर पानी की समस्या है, कहीं रोजगार की समस्या है, कहीं शिक्षा की समस्या है। तो कब तक ये जो डिजिटल इंडिया है, कब तक इस तरीके की समस्याओं से जूझता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि इस ओर सरकार ध्यान दे, और ध्यान देने के बाद में इनका निवारण करे। और जो क्षेत्रीय की यहाँ की बात करें तो क्षेत्रीय यहाँ पर लोगों की मांग है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और आगे भी क्षेत्र का जो सर्वे है वो जारी रहेगा, और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्षेत्र से आवाज़ निकल के आती है। एक बात और मैं रखना चाहूँगा थोड़ी सी, कि आज हमारे बीच में एक बच्चा खड़ा है सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे गांव का टॉपर है। जी, हमारे गांव का टॉपर है, ये रामजी लोधी है। इसने मतलब लैपटॉप के साथ स्कूटी भी जीती है पढ़ाई करके। लैपटॉप के साथ? हाँ जी, लैपटॉप भी और स्कूटी भी। लेकिन अब सर ये 12वीं के बाद अब इसका भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। ये रामजी लोधी है, यहाँ का टॉपर है स्कूल का 12वीं क्लास में। इसने स्कूटी भी जीती है। ये यहाँ जहाँ तक उस अंधेरे में कैसे बता रहे हैं कि अंधेरे में कैसे इस बच्चे का? एक्चुअली अब मैं बता रहा हूँ कि अब आगे की जो मतलब पढ़ाई के लिए, क्योंकि सर उतने अच्छे परिवार से नहीं है वो, जितने घर का बजट हो कि इसको हम अच्छी जगह पढ़ा सके, आगे कुछ बना सकें। क्योंकि हमारे पास अभाव है कि इसकी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत नहीं है, तो उसका भविष्य अब अंधेरे पे जाने दिख रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूत होती, उसको हम बाहर कोई अच्छी कोचिंग में भेजते, कोई अच्छी जगह पढ़ाते, तो आगे चल के IPS है बगैर कुछ भी बन जाता। तो जो भी छलावा जो हो रहा है विशेष करके हमारी कास्ट पे ही हो रहा है। चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रामजी पटेल है। मैं कितना हाई स्कूल में आपने टॉप किया है या इंटर में? मैंने अपने संकुल में टॉप किया है। इंटर में? यस। हाई स्कूल में? यस। हाई स्कूल का हाई स्कूल का टॉपर है ये बच्चा। सर संकुल है जो हमारा संकुल, पूरे संकुल में ये है वो। पूरी रीठी ब्लॉक? नहीं सर, ये संकुल होता है 5 स्कूलों का संकुल है। गुरजी कला हो गया, हमगामा 4-5 जो स्कूल होते हैं हाई स्कूल, उसमें से एक संकुल बनाया था जो बीच का, उस संकुल में से टॉप है हाई स्कूल में। हाँ जी बिल्कुल 12वीं क्लास। तो आगे बेटा क्या बनना चाहते हो, क्या सोचा है, क्या सपने हैं आपके? मैंने तो अभी फिलहाल में दृष्टि कोचिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। वो अभी NCERT बुक है, वो कवर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे की टैबलेट वहीं। मतलब क्या बनना चाहते हो आप? मेरा ड्रीम है UPSC क्रैक करना। UPSC क्रैक करना। साथ ही सबसे पहले हम इस अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे कि इनका नाम और इनका पूरा एड्रेस और
इनका अकाउंट ज़रूर लगाएंगे। यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इस बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है कि ऐसे बच्चे जो पूरे जो संकुल जैसे बताया उन्होंने 5 स्कूलों का मिलकर के जो बनता है, और उसमें ये बच्चा कितना परसेंटेज आया था? मेरे 79.6% है। एक कम 90 नहीं, एक कम 79.6%। सिम। तो ये यहाँ का सोचिए काफ़ी मेधावी छात्र है। और दृष्टि कोचिंग, सोचिए अभी गांव में दृष्टि कोचिंग के बारे में लोग कितना जानते हैं, या IAS PCS के बारे में कितना जानते हैं, और वो बच्चा अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहा है तो सोचिए वो कितना जागरूक है और क्या सोचता है, उसके सपने क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो भैया भी बात कर रहे थे कि ऐसे बच्चों के, ऐसी प्रतिभाओं के सपने ना मरें, और वो सपने किस तरीके से मरते हैं वो भी सारा का सारा आज खेल समझ में आता है कि EWS के नाम पर या किसी तरीके से, जैसे ग्राम विकास अधिकारी की जगह निकलती है कि 1468 जगह निकलती हैं, उसमें OBC से ये छात्र आएगा तो उसमें 5.5% में कैसे जगह बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम इसका जो अकाउंट है और कुछ हेल्प हम अपने चैनल के माध्यम से जितना भी हो सकता है हम करेंगे, और जितने भी जागरूक लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें जिससे ये बच्चा पढ़े। और हमारी ये अपील भी रहेगी कि इस क्षेत्र के लोग या इस गांव के लोग लगातार इस बच्चे की हेल्प करें। हो सकता है कि ये इस गांव से IAS बने, PCS बने, हो सकता है इस पूरे गाँव की या फिर इस विधानसभा की कायाकल्प भी कर सकता है, क्योंकि ये आने वाले जो बच्चे हैं और इनके लिए भी एक मार्गदर्शन का कार्य कर सकता है। साथियों, मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा और इन चीज़ों को आप देखें और समझें कि साथ में क्या चल रहा है। आज हमारी देश की जो मीडिया है वो आपके सामने क्या परोस रही है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज आपका समाज कहाँ खड़ा है, इस चीज़ की चिंतन करने की आवश्यकता है। आज जो हम अंधेरे में खड़े हैं तो कब तक हम अंधेरे में खड़े रहेंगे? आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम अंधेरे में खड़े हैं, तो क्या आज़ादी के 100 साल बाद भी हमारी स्थिति यही रहेगी? तो ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और कोशिश करें कि हम ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट बनाएं और उनको अपने माध्यम से सपोर्ट करें। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद।